वेदात्मनात्मानं नात्मानं वसाद्येत आत्मेव आत्मनोबंधु रात्मेव विपरात्मना। अर्थात मनुष्य का स्वयं का जीवन उसके खुद के हाथ में होता है। एक मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर कंट्रोल कर स्वयं अपना मित्र बन सकता है, लेकिन अगर वह मनुष्य उसकी इंद्रियां और उसका मन उस पर हावी हो जाए तो वह स्वयं खुद का शत्रु बन सकता है। एंड ग्रीटिंग्स टू वन एंड ऑल, दिस इज वर्षा अवस्थी एंड यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ टॉक विद अवस्थी। आज हम आए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिस के अंदर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी यूथ को साइलेंटली अटैक कर रही है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रग्स। इन दिस एपिसोड आज हम बात करेंगे एनसीबी ऑफिसर घनश्याम सोनी जी से और उनसे जानेंगे ड्रग्स के बारे में, एनसीबी ऑफिसर के वर्क के बारे में। आज हम सभी देख रहे हैं कि रीसेंट टाइम्स के अंदर एक यूथ, आज की जनरेशन कूल बनने के चक्कर में सिर्फ एक बार ड्रग्स को ट्राई करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बार का ट्राई उसकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। So today I'm going to talk about drugs. Today I'm going to talk about the NCB department role, and today I'm going to talk about to the Ghanshyam Soni's vision to say no to drugs. So finally we are with the NCB zonal director Ghanshyam Soni ji. Sir, welcome sir. थैंक यू। आप टॉक विद अवस्थी के लिए आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप नारकोटिक्स से कैसे जुड़े, आप डायरेक्टर तक कैसे आए? देखिए, मैं एनसीबी जो है वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर की हमारी यूपीएससी की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वैकेंसी निकली थी। दैट टाइम मैं अहमदाबाद पोस्टेड था। तो अहमदाबाद पोस्टिंग के बाद जो है वो वैकेंसी आई और इन बिटवीन मैं एक नार्को सीरीज देख रहा था। तो जो मेरा बेटा है राजदीप, वो काफ़ी मतलब इंटरेस्टेड है। तो नार्को सीरीज में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट लगा, मतलब पाब्लो एस्कोबार के ऊपर थी और किस तरीके से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर सिंथेटिक ड्रग और ड्रग कार्टेल वगैरह ये चल रहे थे। तो मैंने अप्लाई कर दिया। फिर मेरी ट्रांसफ़र सूरत हो गई, एडिशनल कमिश्नर, वापस मैं सीजीएसटी ऑडिट में आ गया था। फिर मेरा यूपीएससी के अंदर वापस इंटरव्यू कॉल हुआ, इस डेपुटेशन के लिए भी वापस यूपीएससी ने इंटरव्यू लिया था। 2 पोस्ट थी हमारी। तो इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद जो है वो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उसमें क्या था कि पहले से ही डिसाइड था कि इंटरव्यू यदि आपको देना है तो अगर आपका हो जाता तो फिर आपको ज्वाइन करना है। तो ये हमारा 4 साल का डेपुटेशन होता है। तो फिर 15 अगस्त 2023 को मैंने एज ए जोधपुर जयपुर जोनल डायरेक्टर के रूप में राजस्थान में ज्वाइन किया। सर, हम सुनते हैं नारकोटिक्स, हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं नारकोटिक्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में। बेसिकली सर, एक एनसीबी ऑफिसर का काम क्या होता है अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें, और एक डायरेक्टर का क्या रोल होता है? देखिए, एज ए जोनल डायरेक्टर हमारी जो जिम्मेदारी है वो होती है कि हम सबसे पहले तो सारी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एनकोड की मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह की, तो वो हर महीने आयोजित करवाना। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि एक स्टेट लेवल पे स्टेट एनकोड की मीटिंग होती है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजीपी सर और एसीएस वगैरह सब आते हैं। तो उससे हर एक स्टेट का एक अपना एक्शन प्लान तैयार होता है और हर 4 महीने बाद वो मीटिंग होती है, जो स्टेट एनकोड की मीटिंग होती है। उसके अंदर प्रत्येक स्टेट का एक्शन प्लान, उसमें एजेंडा और एटीआर का मतलब एक्शन टेकन रिपोर्ट। जैसे अभी पिछले 10 दिन पहले ही स्टेट एनकोड मीटिंग, जो राजस्थान की 10वीं स्टेट एनकोड मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में जो पिछली जो मीटिंग हुई थी उन एजेंडे के ऊपर एटीआर देखी जाती है। जिस जिस डिपार्टमेंट को जो जो डायरेक्शन दिया, तो चीफ सेक्रेटरी सर उसकी समीक्षा करते हैं कि भाई कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, नई कौन सी परिस्थिति आई है, या नया हमें क्या लेना, मतलब स्टेप लेना है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो ऑनरेबल यूएचएम, जो गृह मंत्री जी है भारत सरकार के, वो एक एपेक्स एनकोड की मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। तो उस मीटिंग में वो जो डायरेक्शन देते हैं
उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे स्टेट एनकोड भी करवाती है, प्लस जो अपने स्टेट की स्पेसिफिक जो भी परिस्थिति होती है उसके अनुरूप जो है वो आगे सभी एजेंसियों को दिशा निर्देश दिया जाता है कि वो अपने लेवल पे एक ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार करें। तो एज ए जोनल डायरेक्टर स्टेट एनकोड डिस्ट्रिक्ट एनकोड के साथ ड्रग और स्मगलिंग की तस्करी की रोकथाम के साथ युवा और यूथ के बीच अवेयरनेस का कार्यक्रम, ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं। सर, इंडिया के अंदर जी। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें बताइए, इंडिया के अंदर आज के टाइम में रिसेंटली कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो सबसे ज्यादा चल रही है मार्केट में? देखिए, भारत में इस समय अगर मैं देखूं स्पेसिफिक, तो जो सिंथेटिक ड्रग है जिसमें एमडी जिसको हम बोलते हैं मोपेड्रॉन, ये इस समय सबसे बड़ा खतरा है भारत को। क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर, चूंकि आप भी जोधपुर से हैं, अपने मारवाड़ के अंदर ही देख लीजिए कि हमने लगभग सारी एजेंसियों के साथ मिलकर के, चाहे एनसीबी हो, डीआरआई हो, एएनटीएफ हो, एजीटीएफ हो, एटीएस हो, सभी एजेंसियों ने मिलकर के लगभग राजस्थान के अंदर 30 लैबों को अभी तक भंडाफोड़ किया। 30, अब 30 लैब, 30 लैब, मैं लैब की बात कर रहा हूँ, कोई 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम एमडी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 30 लेबोरेटरीज पकड़ी जाती है, और तो आप सोचिए कि प्रोडक्शन किस लेवल पर हो रहा है और उसकी खपत है, कहीं ना कहीं कंज्यूमर तो उनको मिल रहा है, तभी ये सारी चीजें आ रही है, चाहे वो लालच के हिसाब से आए, चाहे वो ये चीजें पहले हम देखते थे कि महानगरों के पबों और क्लबों के अंदर ही जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रग माफिया एक हद तक सफल हुआ है कि उसने गांव ढाणी देहात तक इस सिंथेटिक ड्रग को पहुंचा दिया है। तो ये सभी एजेंसियों के लिए मेरा मानना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को स्वीकार भी करना पड़ेगा, और उसके अनुरूप इंफॉर्मेशन शेयरिंग ही नहीं, बट राइट टाइम एक्शन प्लान की जरूरत है, एक कोऑर्डिनेशन के साथ, और इसमें जन सहभागिता की सबसे बड़ी जरूरत है। केवल सरकारी एजेंसियां या केवल पुलिस या एनसीबी या एटीएस या एजीटीएफ या एएनटीएफ नहीं कर सकती। इसके लिए हमने एक और प्रयास किया था, हमारे गृह मंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी एनसीबी के जनरल ऑफिस है, डीजी सर के दिशा निर्देशन के अंदर प्रत्येक राज्य में एएनटीएफ का गठन कराना, और वो समरूप से गठन कराना, समेकित रूप से, मतलब पूरे भारत के अंदर। तो उस एएनटीएफ का मतलब एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स। तो हमने 2024 के अंदर प्रयास करके एक रूपरेखा तय करके राजस्थान सरकार ने भी पूरा सहयोग सपोर्ट करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी बजट के अंदर। आज आप देखिए कि एएनटीएफ जो है, हमारे डीजीपी साहब जो है राजीव शर्मा साहब, और एडीजी दिनेश एमएन साहब, आईजी विकास कुमार साहब के दिशा निर्देशन के अंदर बहुत ही बेहतर तरीके से अपना काम कर रही है। शायद मैं सोचता हूँ कि इतने कम समय में जो एएनटीएफ का 24 में गठन हुआ और 25 एंड के अंदर जाते जाते ये इम्प्लीमेंट हुई है, जिसमें 18 चौकिया और थाने वगैरह जो इस्टेब्लिश हुए हैं, ऑफिस खुल रहे हैं, अभी स्टाफ वगैरह जो है डेपुट हुआ है। लेकिन जिस तरीके से 100+ जो कार्रवाइयाँ हुई है, और बड़े लेवल के ऊपर ड्रग माफिया को और इनामी तस्करों को पकड़ा है एएनटीएफ ने भी, तो कहने का मतलब है कि हमारा प्रयास इसलिए सफल रहा कि जो ऊपर से डायरेक्शन मिला उसको हमने फॉलो अप करते हुए जमीन पे उतारा, और जमीन पे उतारने के बाद एक ऐसी टीम मिली जो एक कोऑर्डिनेशन के साथ अपना बेहतर काम कर रही है। तो इससे हम मानते हैं कि राजस्थान का जो ड्रग फ्री की मुहिम है, और जो आदरणीय गृह मंत्री जी का सपना है कि 31 मार्च 2026 तक तो देश के अंदर नक्सलवाद को खत्म करना, और 1 अप्रैल 2026 से नार्को टेरर के ऊपर वार करना, ये एक डेडलाइन थी। तो अब 1 अप्रैल 2026 से, अब अप्रैल चल रहा है, तो इसमें पूरे भारतवर्ष के अंदर एक पूरा समेकित एक्शन प्लान जो है वो ड्रग माफिया के खिलाफ होगा, और वो पहले से ही तैयारी तो चली रही है, और इम्प्लीमेंट आप देख ही रहे हैं कि हो ही रहा है लगातार। ये है सर, ये जो ट्रैफिकर्स होते हैं, आज हम देखते हैं कि यूथ जो है सबसे ज्यादा चपेट में आ रही है इस चीज जी। की। ये ट्रैफिकर्स ऐसी क्या चेन बनाते हैं कि वो यूथ तक पहुंच जाते हैं?
देखिए, इसमें सबसे पहला और सॉफ्ट टारगेट जो है वो ये देखते हैं कि जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोचिंग शिक्षण संस्थान का जो रहवासी एरिया स्टूडेंट्स का होता है, और वहाँ पर भी ये लोग ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट घर से बाहर है, पेरेंट्स से दूर है, कहीं न कहीं कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में वो असफल हो रहा है, तो एक तो घर से दूर, दूसरी असफलता, तीसरा एक मानसिक अवसादता आती है, डिप्रेशन बंदे में आता ही है। तो वो ऐसे सब टारगेट को इजीली दोस्ती करके उसको कोई कैफे में, पब में या कहीं पे बिठा-बिठू करके 1-2 बार उसको देंगे। तीसरी बार तो खुद ही उनके पीछे भगने लग जाएगा कि मुझे दो, मुझे दो। और चौथी बार अपना खर्चा निकालने के लिए, क्योंकि उसको खुद को भी चाहिए कंज्यूम करने के लिए, तो वो उसको कहेंगे तू 4 और ग्राहक तैयार कर दे, ताकि तेरी खुराक हम तुझे फ्री दे और 4 प्रोवाइड करेंगे। तो वो 4 को और लपेटे में ले लेता है। तो इस तरीके से ये लोग अपना एक तरीके से नेटवर्क तैयार करते हैं पूरा। सर, आपके एक्सपीरियंस में, आपके करियर में, आपने खुद ने कोई ऐसा केस देखा है जिसने आपको शॉक कर दिया हो कि ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल देखा, अभी मैं 2025 का ही एक हालिया केस बताता हूँ, जिसमें सिरोही पुलिस और एनसीबी ने मिलकर के सिरोही के अंदर, रेवदर के अंदर, दातरई गांव के अंदर एक एनसीबी लैब को पकड़ा। तो उसमें जो मैन एक्यूज था, उसने यूपीएससी की तैयारी की थी, इंटेलिजेंट बंदा था। फिर उसने शेयर बाजार का काम किया, मंडी, कटरा मंडी के अंदर जो ये, वहाँ पे उसको लॉस लग गया। लॉस लगने के बाद उस बंदे ने 2024 में जब यूपीएससी की तैयारी छोड़ी, तभी उसने अपने रूम के अंदर एमडी बनाने का जो है वो एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा था। और उसने ये तैयार कर रखा था कि मैं मतलब जो है 100 किलो माल तैयार करके बेच करके फिर इस काम को बंद कर दूंगा। अब वो पढ़ा लिखा होनहार लड़का था, इंटेलिजेंट था। उसने किस तरीके से यहाँ से जाकर के बाड़मेर के एक लड़के को साथ में लेकर के सिरोही के अंदर जाकर के एक इंटर बहुत ही इंटीरियर एक फार्म हाउस के ऊपर सोने में खेती का झांसा बहाना दे करके उन किसानों को बेवकूफ़ बना करके उसने वहाँ पे वो चीज़, चलो वहाँ तक एजेंसी पहुँच गई, पुलिस ने भी पकड़ लिया, हमने भी पकड़ लिया। और हमने विद इन 5 डेज लगभग गुजरात, अंकलेश्वर से लेके डिसा, बनासकाठा से लेकर के उन सारों को अरेस्ट किया। जब और अंदर गए, उनसे जब पूछताछ की, तो हमें पता चला कि कर्जा तो है ही है, लेकिन उन बंदों में अच्छा दिमाग है, लेकिन उस दिमाग का मिसयूज है। ये केस अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही जोधपुर के अंदर जो एक लैब पकड़ी, उसमें जो बंदा था वो उसकी राजस्थान बहुत ही अच्छी इवेंट कंपनी थी, बंदा एमबीए किया हुआ, 15 लाख का पैकेज था उसका। और बेंगलोर के अंदर उसने 2 ड्रग की लैब खोल रखी थी, वहाँ से वो मुंबई वगैरह सप्लाई करता था। तो कहने का मतलब है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, होशियार है, ऑलरेडी सेटल्ड है, उसके बावजूद वो इस लाइन के अंदर आ रहे हैं। दैट इज द मतलब ये गंभीर चिंता का विषय है। सर, कभी कभार इन केसेस के अंदर इन्फ्लुएंशियल लोग, रिच लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। जी क्या कभी एनसीबी ऑफिसर्स को कोई थ्रेटनिंग कॉल या प्रेशर फेस करना पड़ता है इन रिच लोगों को, अगर वो पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एजेंसी के आगे कोई कुछ नहीं है। कभी अगर कोई ऐसा? शिकंजे में आया है और उसने गलती की है, तो कहीं कोई थ्रेट की ज़रूरत ही नहीं है, उसको जेल जाना ही पड़ेगा। और उसकी कोई बेल वेल नहीं है। अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी में है तो जुडिशरी भी सख्त है। और हम लोगों की जो एक्शन प्लान जो होता है वो पूरा एविडेंस बेस और इस तरीके की चार्जशीट होती है कि उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। और जहाँ तक कोई बाहर की जो धमकियाँ वगैरह है, इनमें तो हमारे जितने भी जो सिपह सालार है जो सेवा में हैं, वो तो खुद ही फिदायीन हैं, तो उनके लिए ये कोई बड़ा विषय नहीं है। सर, आज की यूथ का जो माइंडसेट होता है, हुँ, कॉलेजेस में हम देखते हैं, यूनिवर्सिटीज में देखते हैं, एक फैशन बन गया है कि एक बार ट्राई करने से क्या होता है, एक बार तो जीवन में हर चीज ट्राई करनी है, एक बार तो नशा ट्राई करना है। उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? हाँ, ये आपने एकदम मुद्दे की बात कही है। इस समय जो मैं देख रहा हूँ, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, मतलब जो एक बार ट्राई करना है, ये जो शब्द है, ये सेंटेंस है, ये लर्निंग और यही एंट्री है इस ड्रग की दुनिया की, कि एक बार टेस्ट करने में क्या जाता है। और जो सीखा था वो भी यही कहता है। तो मैं तो आपके इस माध्यम से भी मैं कहूँगा, जो भी पेरेंट्स है और जिनके पेरेंट्स और जिनके बच्चे जो बाहर
कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या हॉस्टल में रह करके तैयारी कर रहे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं, कम से कम दिन में या रात में, शाम के समय, जो भी समय मिले, उसमें 40 या 30 मिनट, आजकल तो वीडियो कॉल है, आप अपने बच्चे से ज़रूर बात करें। जनरली क्या होता है कि पेरेंट्स ने फीस भर दी, उसकी फीस दे दी, उसका हॉस्टल में एडमिशन करा दिया या रूम दिला दिया, उसके बाद खाली वो उसके मंथली जो भी होता है वो फ़ोन पे से उसके पैसे भेजते रहते हैं। बिल्कुल। उन्हें ये पता ही नहीं है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो हमें डे ऑडिट, उसकी जो डे ऑडिट है, दिन भर उसने क्या किया, वो शाम के समय पेरेंट्स को उसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है। सर अगर कोई माइनर है, 18 अंडर एज का है व्यक्ति है, कभी कभार वो भी इस चीज़ों के चपेट में आ जाता है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर होते हैं, तो उन लोगों को कैसे आप लोग हैंडल करते हैं? क्या उनके लिए कुछ अलग प्रोसीजर होता है? प्रोसीजर तो सेम ही है, बट उसको किशोर या बाल सुधार उसके अंदर भेजते हैं, ताकि उनमें वो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं बन करके कम से कम बाल अपचारी के रूप में उनमें शिक्षा दीक्षा दे करके उनको वहाँ से वापस बैक टू पैवेलियन निकालते हैं। लेकिन इस समय जो ड्रग ट्रैफिकर है वो कानून के इस प्रावधान का भी बड़ा लाभ उठाते हैं। वो छोटे बच्चों से स्मगलिंग करा देते हैं, स्कूल के बैग के अंदर डाल करके करवा देंगे, स्कूल तक पहुंचाने के लिए बच्चों को ही माध्यम बनाया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो के तहत आपको हर चीज़ से अवेयर होने की ज़रूरत है। मैंने देखा था कि गंगानगर के अंदर हमने लैब पकड़ी, उसमें टीचर खुद ही एमडी बना रहे थे और दिन में वो कोचिंग चलाते थे आरएस की, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जिसमें एक बंदा तो केमिस्ट्री का लेक्चर खुद ही टीचर था और दूसरा प्राइवेट था, और वो गुरुजी के नाम से विख्यात है वहाँ पे। और ड्रीम होम सोसाइटी के अंदर 7वें फ्लोर के ऊपर बढ़िया से जो अच्छी रॉयल सोसाइटी है, उस सोसाइटी में एमडी की लैब लगी हुई थी। हमने सुबह 6 बजे दबिश दी। तो अब इसमें ये तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं रहा है कि कोई स्मगलर बाहर से आएगा, कोई दाढ़ी वाला बड़ा आदमी या इस टाइप से, आपके पड़ोस में भी कोई भी हो सकता है। अभी आपने देखा एक बनाड़ के अंदर यहाँ थी। मेरे कहने का मतलब है कि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको आपकी निगाह जो है वो सतर्क होने की जरूरत है और हर आदमी और हर नागरिक को अवेयर होने की जरूरत है। सर आपको क्या लगता है इंडिया में ड्रग प्रॉब्लम का फ्यूचर जो है वो क्या देख रहे हो आप, और क्या ये जो कंडीशन है वो कंट्रोल में आएगी या धीरे धीरे और वर्स्ट होती जा रही है? नहीं, कंडीशन कंट्रोल में है। मैं यही स्टार्टिंग में ही मैंने बात बताई कि आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि भारत सरकार ने जिस तरीके से एक एक्शन प्लान तैयार किया है और जो प्रायोरिटी बेस जो काम चल रहा है प्रत्येक स्टेट के अंदर, चाहे कोई राज्य की कोई भी स्टेट पुलिस हो, उन्होंने ड्रग को अपनी प्रथम प्राथमिकता में लिया है। आज ये पोजीशन है कि हर जिला पुलिस अधीक्षक अपने जिले के अंदर जैसे ही उसकी पोस्टिंग होती है तो वो पहले स्टेटमेंट के अंदर अपनी पहली प्रायोरिटी ड्रग ट्रैफिकर्स को बताता है। तो ये चेंज आया है। और जिस तरीके से हम एनडीपीएस की धारा 68 ऐप के तहत कॉमर्शियल क्वांटिटी के अंदर जो भी स्मगलर पकड़े जा रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टियां फॉरफिटेड कर रहे हैं, ये आर्थिक प्रहार है वो सबसे बड़ा है। क्योंकि अगर इस अवैध आमदनी से जिसने भी अपना साम्राज्य बनाया है और जब वो साम्राज्य बिखरता है, सीज होता है, टूटता है, तो ऑटोमेटिकली भय पैदा होता है। अब पब्लिक भी अवेयर हो गई है। तो आप देख रहे होंगे कि अगर ये लैबें ब्लास्ट हो रही है, पकड़ी जा रही है, तो इसके पीछे जन जागरण एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसमें आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमारे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की मानस हेल्पलाइन का भी उद्घाटन किया। मानस हेल्पलाइन वो हेल्पलाइन है जिसका टोल फ्री नंबर है 1933। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक भारत के किसी भी कोने में अगर कोई ड्रग ट्रैफिकर्स है तो आप उसका नाम, नंबर, जो भी जानकारी, उसकी गाड़ी का नंबर या गाड़ी जो भी जानकारी आपने उसको दी फोन पे 1933 पे, तो वो आपके वहाँ से कंसर्न स्टेट के जोनल डायरेक्टर तक हेडक्वार्टर से वो सूचना पहुँच जाती है। और एक ऐसा मैकेनिज्म है, चाहे आप रात में, दिन में, कभी भी जो भी जानकारी है आपके पास वो आप दीजिए, आपकी जानकारी गुप्त रखी जाती है उसमें। और कंसर्न जो स्मगलर है या जो अवैध काम कर रहा है तो उसकी वो पूरी की पूरी जो बातचीत है वो अपडेट करके, वेरिफिकेशन करके
कंसर्न जोनल डायरेक्टर के पास जाती है, वो उसका वेरीफाई करके फिर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो कहने का मतलब इस तरीके का जो मैकेनिज्म है, भारत में प्रत्येक पर डे, पर आवर, पर मिनट सैकड़ों शिकायतें आती है। उससे हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का जैसी जैसी शिकायतें आती है, तो उसमें हमें अपराध की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, हर डिस्ट्रिक्ट से गंगानगर की कंप्लेन अलग आएगी, बांसवाड़ा की कंप्लेन अलग आएगी, डूंगरपुर की कंप्लेन अलग आएगी, तो जोधपुर की कंप्लेन अलग आएगी। तो ये जब कंप्लेनें इकट्ठी होती है और उनकी रीडिंग करते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट का रोड मैप तैयार हो जाता है कि यहाँ पे हमें इस टाइप से एक्शन लेना है। इसके अलावा हमारा निदान पोर्टल है, निदान है, नेट ग्रिड है। ये ऐसे पोर्टल है जिसमें एनडीपीएस के जो भी अपराधी है, जेल में कितने हैं, बेल पे कितने हैं, बेल में बाहर आने के बाद कोई गतिविधि में लिप्त तो नहीं है। तो ये सरकार बहुत अपने आप में बहुत अवेयर है, एजेंसियां अपने आप में अलर्ट है, और कोऑर्डिनेशन तो मस्ट है ही है। तो आने वाला समय जो आप बता रहे हैं, तो 2047 तक का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत नशा मुक्त हो, तो आप मान के चलिए कि इस संकल्प को 47 की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि अगर सब एफर्ट करते हैं मिलकर के, तो उससे पहले ही पूरा हो जाएगा। ये सब छोड़ छाड़ देंगे अपना काम, इनको पता है कि बचना है, जीवन जीना है, रहना है, तो फिर ये धंधा छोड़ना है। बिल्कुल सर, अब हम रैपिड फायर सेशन की तरफ मूव करेंगे, जिसके अंदर आपको शॉर्ट में आंसर देना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, वो ये है कि सर आपके हिसाब से इंडिया की सबसे डेंजरस ड्रग कौन सी है? एमडी। एमडी। सर सबसे कम एज का ऑफेंडर जो आपने कभी पकड़ा हो, वो कितनी एज का था? 17 साल का। 17 साल का, बहुत छोटी एज है ये। सर क्या वुमेन्स भी ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रही है आजकल? बिल्कुल है। बिल्कुल है। सर इंडिया में क्या डार्क वेब का यूज होता है इन चीजों के लिए? बिल्कुल हो रहा है। डार्क वेब का हमने अभी जयपुर के अंदर ही डार्क वेब में लगभग 5 स्टेटों से 9 गिरफ्तारियां की थी, जिन्होंने अमेजोन और कोरियर के माध्यम से जो है वो फॉरेन पोस्ट ऑफिस से एमडीएमए और कोकीन और इस टाइप की एलएसडी जैसी ड्रग्स वगैरह जो मंगवा रहे थे, तो उनको हमने गिरफ्तार भी किया है। सर एक ऐसा कॉमन साइन आप क्या देखते हैं जिससे आपको महसूस होता है कि ये या तो ड्रग कंज्यूम कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है? वो तो क्या होता है कि जो आदमी के हाव भाव देखने से ही पता चल जाता है कि ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रहा है। एक्सप्रेशन से आप देख लेते हैं हाँ, उसके। मतलब वो चल ही जाता है पता। सर ड्रग प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, क्या एक अच्छा कानून जरूरी है या एक हाई लेवल पे अवेयरनेस जरूरी है जिससे वो चीज कम होगी? कानून तो एनडीपीएस अपने आप में बहुत सख्त है, इससे सख्त कानून कोई है भी नहीं दूसरा भारत के अंदर, मैं आपको बताऊं। लेकिन अवेयरनेस के साथ जो मैं मानस हेल्पलाइन की बात कर रहा हूँ 1933 की, इसमें जन जागरण जरूरी है, जन सहभागिता जरूरी है। अगर आपकी कॉलोनी में कोई ड्रग ट्रैफिकर है, तो एनसीबी को या किसी एजेंसी को सपना नहीं आएगा, बताना तो आपको ही है। तो आपको अगर चुपचाप तरीके से बताने में, अगर एक खाली आप सूचना दे करके, भारत के अंदर जो इतनी बड़ी ड्रग के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है, जो महायज्ञ चल रहा है, उसके अंदर केवल आपको सूचना की आहुति देनी है, और वो सूचना की आहुति आपको 1933 के माध्यम से देनी है। तो पब्लिक को इतना तो अवेयर होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम और हमारे बच्चों का भविष्य तभी बचा सकते हैं जब हम आगे होकर के खाली इंफॉर्मेशन दे दें, बाकी सब एजेंसी अलर्ट है। सर आपने अभी शुरू में बोला था कि आपने एक मूवी देखी थी और आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिला, तो सर क्या रील और रियल लाइफ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सेम ही वर्क करते हैं या कुछ डिफरेंट होता है? नहीं, वो जो मैं जिस नार्कोस सीरीज की बात कर रहा हूँ, वो तो रियल वर्क ही हो रहा है उसमें, मतलब जो है। और जहाँ तक आप जब एजेंसी के अंदर होते हो, तो थोड़ा तो डिफरेंट होता ही है, ये ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस होता है। 24/7 आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, रात से लेकर के। आपकी टीम बाहर रहती है तो आपको और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, कब क्या ज़रूरत हो जाए, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि किस टाइप से ये लोग। बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि अभी जो समय है, ये प्रत्येक व्यक्ति के जागने का समय है, और कोई भी एजेंसी या कोई भी सरकारी एजेंसी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसमें जन अवेयरनेस और पब्लिक पार्टनरशिप की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं तो आपके माध्यम से पब्लिक
और जो हमारे एक्टिविस्ट है, एनजीओ है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो मानस हेल्पलाइन के साथ फ्रंट में आकर के लड़े। और ये इस समय जंग जो है, अपन कहता है ना, एक मेरे को क्या मतलब है वो है, मुझे क्या लेना देना है, मैं क्यों पढ़ूं इसमें, इन सब चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। तभी अपन सोसाइटी को जो है ड्रग फ्री कर पाएंगे। समाज को मतलब जिस रूप में अपन एक सद्भावी समाज के रूप में बनाना चाहते हैं कि हमारे युवा यूथ बचे रहे, देश ड्रग फ्री हो, स्टेट ड्रग फ्री हो, तभी ये सपना साकार होगा। सर, आज आप डायरेक्टर की पोस्ट पे हो, सक्सेसफुल हो, आप इस सक्सेस का डेडिकेशन किसको दोगे? सक्सेस का डेडिकेशन तो क्या है, एक अपना सपना होता है। और मेरा ये मानना है कि एपीजे कलाम साहब ने कहा था कि सपने रात में नहीं देखे जाते हैं, सपने आपको दिन में देखने हैं, और उन सपनों को सिद्ध करने के लिए आपको संकल्प के साथ सतत, अनवरत, निरंतर संघर्ष करना है। और मेरा ये मानना है कि लगातार मेहनत, असफलता से कभी घबराना नहीं है। असफलता है हमेशा सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है। आप कोई भी एग्जाम देंगे, कोई भी परीक्षा देंगे, कोई भी काम करेंगे, तो आप मान के चलो कि वो आपको तजुर्बा देके जाएगा। और जिस राह से आप गुजरे हैं, जैसे हमें स्मगलर अगर कोई चकमा दे के निकलता है तो उससे हम लर्निंग करते हैं, इससे ये कि ये भी एक स्टेप हो सकता है। तो आपको सीखने की है, तो ऑलवेज लर्नर, हमेशा आप एक विद्यार्थी के रूप में रहिए, सीखते रहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। और बी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास को बनाए रखें कि हर काम में सफलता मिलती है, लेकिन यही है कि आप अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखें। अगर आप में स्वयं में विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। स्वयं में भी विश्वास नहीं है, आप में खुद में ही नहीं है, तो फिर दूसरों से तो आप क्या अपेक्षा करेंगे। तो सबसे पहले स्व को जगाने की जरूरत है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। सर, लास्ट में यूथ को क्या बोलना चाहेंगे आप? किस चीजों में उन्हें एक्टिव होना चाहिए और क्या उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए? मेरा पूरे युवा और यूथ को आपके माध्यम से यही एक संदेश है कि हमारा भारत देश जो है, मेरे जस्ट पीछे ही देख ही लिया, भगत सिंह जी और सुभाष चंद्र बोस मेरा आइडियल है। तो आप इनका जीवन ही देख लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस आईसीएस का एग्जाम उत्तीर्ण करने के बाद रिजाइन कर देते हैं राष्ट्र सेवा के लिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस देश के नवनिर्माण के लिए, जिस देश की आज़ादी के लिए जिन आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी, इतना अच्छा हमारा देश बनाया है। अब हमारा दायित्व तो इतना सा है कि हमें जो दायित्व मिला है उसका हम अच्छे से निर्वहन कर सकें। हमें कोई बड़ी बात नहीं करनी है। मेरा सीधा सा संदेश है कि रावण का तोपची बनने से अच्छा है कि राम के लिए राम सेतु की गिलहरी बने। जो गिलहरी का प्रयास है छोटा सा, जो भी आपको दायित्व मिला उसका ईमानदारी से निर्वहन करें। और प्रत्येक युवा यूथ जो है उसमें अपने आप में हर युवा और यूथ और व्यक्ति के अंदर अपनी एक विशिष्टता होती है, अपनी एक विशेषता होती है। वो उसका बेहतर जो है समाज के लिए करे, पॉजिटिवली करें, तो ऑटोमेटिकली देश अच्छा हो जाएगा, समाज अच्छा हो जाएगा। यही बात है। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर गिविंग योर प्रेस्टिजियस टाइम। तो आज हमारे साथ थे घनश्याम जी सोनी और उन्होंने बताया कि कैसे वो ड्रग्स के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने अवेयरनेस के लिए भी बताया। उन्होंने बताया कि कैसे यूथ को इन चीजों के लिए बहुत अवेयर होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो रहा है इस चीज को लेकर के। सो थैंक यू सो मच। ऑल्सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली कॉमेंट अस ऑन आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच एंड लेट्स गेट मीट इन अनदर एपिसोड। सो प्लीज जॉइन अस एंड स्टे फॉलो अस। थैंक यू सो मच।